Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपनी हिस्ट्री का 11th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम, यानी हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर कौन कौन से एम्पायर और किंगडम जो है वो इमर्ज हुए, उनके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति होती है किसी की प्रेज के बारे में कुछ लिखना, तो एक तरीके से एक इंस्क्रिप्शन है जो कि लिखी जाती है किसी की प्रेज में। तो यहाँ पर जो है ये संस्कृत वर्ड है जिसको प्रेज के लिए यूज़ किया गया है, प्रशंसा के लिए यूज़ किया गया। तो देखिए, प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद के अंदर जो है एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसके ऊपर जो है समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति लिखी गई है, यानी इनकी प्रशंसा के रूप में वहाँ पर अशोकन पिलर के ऊपर जो कि इलाहाबाद के अंदर है, वहाँ पर उनकी प्रशस्ति में काफ़ी एक लंबी जो है पोएम लिखी गई है जो कि संस्कृत में लिखी है। और ये किसने लिखी है? ये हरिसेना ने लिखी है अराउंड 1700 ईयर एगो, जो कि उनके कोर्ट के पोइट थे, उनके द्वारा इसको लिखा गया है। आप देखिए समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति के अंदर क्या लिखा है कि उसके अंदर जो है प्रेज की गई है समुद्रगुप्ता की कि वो काफ़ी एक ग्रेट वॉरियर थे, काफ़ी ग्रेट किंग थे वो, और उन्होंने जो है काफ़ी सारी बैटल्स में विक्ट्री हासिल की थी, और वो काफ़ी जो है लर्नड पर्सन है और बेस्ट ऑफ द पोइट्स, एक अच्छे कवि भी हैं और उनको गॉड के इक्वल माना जाता था। और ये जो प्रशस्ति है वो काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस का यूज़ करते हुए लिखी गई है। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर अगर हम बात करें कि समुद्रगुप्ता ने किस तरीके से अपने राज्य को बढ़ाया था और कैसे जो है उन्होंने अपने इतना जो वास्ट एम्पायर है वो एस्टेब्लिश किया। तो देखिए, इसके द्वारा जो है काफ़ी सारे मेथड्स जो है उन्होंने उनके द्वारा यूज़ किए गए। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्यवर्ता के जो 9 रूलर थे, उन्होंने क्या किया कि उनको अप्रूव कर दिया और उनके किंगडम को अपने राज्य के अंदर, अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया। अगर हम बात करें दक्षिणापथा के जो 12 रूलर थे, यानी जो दक्षिण साउथ इंडिया के अंदर जो 12 रूलर थे, तो उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्ता की पावर के सामने, उनकी पावर को जानते हुए उन्होंने सरेंडर कर दिया और अपनी हार स्वीकार कर ली। लेकिन समुद्रगुप्ता ने क्या किया कि इनको इनका राज्य वापस दे दिया, सिर्फ जो है इनको अपनी सोवरेनिटी के अंदर रखा और रूल करने के लिए उनका राज्य उनको वापस दे दिया। अगर हम थर्ड बात करें तो जो इनके नेबरिंग स्टेट थे, यानी जो एम्पायर था समुद्रगुप्ता का, उसके आसपास लगते हुए जो स्टेट थे, उनके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं? असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे गन और संघ जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर जो थे। तो ये सब क्या करते थे? उनके लिए ट्रिब्यूट लेकर आते थे, उनके ऑर्डर को फॉलो करते थे, उनके कोर्ट में अटेंडेंस देते थे अपनी। तो इससे क्या होता था कि जो समुद्रगुप्त था उसको लगता था कि ये मेरी सोवरेनिटी को मानते हैं। तो इसलिए समुद्रगुप्ता ने उनके साथ वॉर नहीं किया, उनको इसी तरीके से रूल करने दिया। तो ये सारे के सारे जो नेबरिंग जो स्टेट थे वो समुद्रगुप्ता की सोवरेनिटी को मानते थे और एक तरीके से उनको भी समुद्रगुप्ता के एम्पायर में काउंट किया जाता है। अगर हम बात करें आउटलाइंग एरिया, यानी नेबर से जो थोड़े दूर डिस्टेंस वाले रीजन के अंदर जो रहते थे, जैसे डिसेंडेंट्स ऑफ कुशाना एंड शका, यानी कुशाना और शका के जो उत्तराधिकारी थे, रूल्स के जो उत्तराधिकारी थे वो सब, और इसके साथ साथ रूलर ऑफ श्रीलंका, इन्होंने भी जो है अपनी पावर को, अपनी जो सोवरेनिटी है वो सबमिट कर दी किसको? समुद्रगुप्ता को, और अपनी डॉटर्स की जो मैरिज है वो समुद्रगुप्ता के साथ कर दी और एक तरीके से उनसे मैट्रिमोनी अलायंस जो है वो बना लिए। तो इस तरीके से जो है जो समुद्रगुप्ता है उन्होंने अपना काफ़ी दूर तक जो है एम्पायर जो है वो बढ़ा लिया। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन में आप देख सकते हैं ये समुद्रगुप्ता के द्वारा किस तरीके से पूरे के पूरे रीजन को अपने अंडर ला दिया गया है। अब देखिए, समुद्रगुप्ता के ग्रेट वॉरियर होने के बारे में कैसे पता लगता है? तो प्रशस्ति के बारे में ये भी लिखा गया है कि प्रशस्ति के अंदर लिखा गया है कि समुद्रगुप्ता की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लगती है। कब? जब उसके ऊपर देखते हैं कि काफ़ी सारे निशान पड़े हुए हैं, किस चीज़ के? मार्क्स ऑफ 100 ऑफ स्कार्स, काफ़ी सारे जो घाव आए हैं उनको बैटल्स के अंदर, जो काफ़ी सारे वेपन्स के द्वारा दिए गए हैं। तो इसमें काफ़ी सारे वेपन्स जो आप देख सकते हैं, एरोज, एक्सेस, स्पाइक्स, स्पीयर्स, स्वॉर्ड्स, आयरन क्लब्स और जेवलियन, एरोज, लॉन्ग एरोज। तो इस तरीके काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं, जब उन वेपन्स के द्वारा उनके शरीर पर जो घाव पड़े हैं और उनकी वजह से जो निशान उनके शरीर पर आए हैं, उनकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लगती है। अब बात करते हैं जेनियोलॉजी के बारे में। जेनियोलॉजी मतलब जो एक रूलर है उसके एंसेस्टर किस तरीके से जो है उन्होंने रूल किया है, तो ये एक जेनियोलॉजी कहलाती है कि एक के बाद एक रूलर जो है किस तरीके से रूल करता है। तो देखिए, प्रशस्ति के अंदर जो है
उनके जो समुद्रगुप्ता हैं उनके एंसेस्टर के बारे में भी बताया गया है। अब समुद्रगुप्ता के जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, फादर और मदर, इन सब के बारे में बताया गया है। उनकी मदर का नाम जो है वो कुमारा देवी है, जो कि लिच्छवी गणा से बिलोंग करती थी। उनके फादर जो है वो चंद्रगुप्ता हैं, जो कि फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी हैं, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की थी। और समुद्रगुप्ता ने भी यही उपाधि धारण की थी, महाराजा अधिराज की। लेकिन अगर समुद्रगुप्ता के जो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर की बात करें तो उन्होंने ओनली महाराजा टाइटल ही अपने नाम के साथ लगा था। लेकिन बाद में जो है चंद्रगुप्ता और समुद्रगुप्ता ने महाराजा अधिराज के टाइटल को स्वीकार किया। अब देखिए जो समुद्रगुप्ता है उनका जो सन था वो था चंद्रगुप्ता सेकंड, और इन्होंने जो है इनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन के ऊपर भी मिलता है और काफ़ी सारे कॉइन्स भी हैं उनके टाइम के जो उनके द्वारा इशू किए गए थे, उनसे भी इनके बारे में पता लगता है। क्योंकि उनके ऊपर जो है इनकी और इनकी जो क्वीन होती थी उनके भी काफ़ी सारे जो हैं उसके ऊपर क्या मिले हैं, उनकी जो है पिक्चर्स मिली हैं। तो इससे देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अपने जो स्टैचू है वो उनके ऊपर बनवाए थे, अपनी जो पिक्चर्स हैं वो कोइंस के ऊपर कार्व्ड करवाई थी, उनके ऊपर कर्व की गई थी। अब देखिए कि इन्होंने जो है एक्सपेडिशन की किसके अंदर, वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और इन्होंने जो है शक्का के ऊपर भी ओवरकम किया, मतलब उनको भी हरा दिया। इनके कोर्ट में एक कवि होते थे कालिदास, जो काफ़ी फेमस पोएट हैं, और एक आर्यभट्टा नाम के जो है एस्ट्रोनॉमर होते थे, जो भी इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर के नाम से जिनको जाना जाता है। बात करते हैं हर्षवर्धना और हर्षचरिता के बारे में। देखिए हर्षवर्धना जो है इन्होंने 1400 ईयर एगो जो है पहले रूल किया था। इनके कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम बाणभट्ट है, जिन्होंने हर्षचरिता लिखी है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर है। तो आप इसको जो है ध्यान में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है और वो किसकी बायोग्राफी है, ये भी पूछा जा सकता है। कौन सी लैंग्वेज में है ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। अगर हम बात करें युआन जंग, इन्होंने काफ़ी सारा टाइम जो है वो स्पेंड किया हर्ष जो कोर्ट है उनके अंदर। तो ये जो है आए थे, चाइनीज़ व्यक्ति थे ये, इनके कोर्ट के अंदर आए थे ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आगे देखिए हर्षा जो है वो थानेश्वर के किंग बने थे। थानेश्वर जो है ये हरियाणा के अंदर है, कुरुक्षेत्र के पास जगह है, वहाँ पर ये जो है थानेश्वर नामक जगह है, वहाँ के ये किंग बने थे जब इनके फादर और एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई थी उसके बाद। देखिए इनके ब्रदर इनला जो है वो कन्नौज के रूलर थे, लेकिन बंगाल के रूलर के द्वारा उनको हरा दिया गया था। उसके बाद हर्षा ने कन्नौज को भी अपने राज्य के अंदर मिला लिया, और उसके बाद जो है बंगाल के रूलर से इन्होंने रिवेंज लेने के लिए जो उनके ऊपर अटैक कर दिया, और इस तरीके से जो है उन्होंने उस एरिया को भी कनकर कर लिया, मगध और बंगाल का एरिया। मगध जो बिहार के अंदर आता है, बिहार वाला जो एरिया है वो मगध के अंदर काउंट किया जाता है, झारखंड बिहार। तो देखिए बंगाल को भी इन्होंने कनकर कर दिया, लेकिन बाकी जगह पर इनको सक्सेस नहीं मिली। अगर नर्मदा से इन्होंने जो है नर्मदा रीजन के बियॉन्ड जाकर डेक्कन रीजन के अंदर भी इन्होंने अपना राज्य को एक्सपेंड करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो है चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशिन सेकंड काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग रूलर थे, तो उन्होंने जो है इनके इस सपने को वहीं पर चकनाचूर कर दिया और इनको जो है फाइट के अंदर हरा दिया। अब हम बात करते हैं पल्लवा, चालुक्य और पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में। तो देखिए पल्लवा और चालुक्य के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है, ये पता लगता है हमें पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में, जो कि रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए कि पल्लवा और चालुक्य ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी रही हैं, कहाँ पर, सदर्न इंडिया के अंदर। और जो हर्षवर्धना की थी वो कहाँ पर थी, वो नदर्न इंडिया के अंदर थी। हरियाणा कहाँ पर पड़ता है, नदर्न इंडिया के अंदर। तो ये देखिए अब पल्लवा और चालुक्य की बात करें तो ये सदर्न इंडिया के अंदर थी। जो पल्लवा थे उनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, उसी के एरिया के चारों तरफ ये जो है अपना किंगडम मतलब अपना रूल करते थे। और ये कांचीपुरम जो है वो कावेरी डेल्टा के अंदर आता है। कावेरी रिवर जो कि हमारी तमिलनाडु के अंदर, कावेरी डेल्टा जो बनाती है अपना डेल्टा, वो तमिलनाडु के अंदर बनाती है, तो उसी एरिया के अंदर जो है ये अपना रूल करते थे। बात करें चालुक्यों के बारे में तो ये रायचूर दोआब के अंदर जो है ये रूल करते थे। अब ये रायचूर दोआब ये कहाँ पर है, देखिए ये दोआब जो होता है, दो रिवर के बीच की जो जगह होती है उसको बोलते हैं दोआब, जहाँ पर दो रिवर उनके बीच की जगह। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा और तुंगभद्रा, दो रिवर के बीच में जो है जो दोआब था, जिसका नाम रायचूर दोआब है, तो वहाँ पर ये रूल करते थे, और ये जो है कर्नाटका रीजन के अंदर पड़ता है। अहीहोल जो है इनकी कैपिटल थी चालुक्य की, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था और रिलीजियस सेंटर भी है। यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स जो इनके रूलर के द्वारा बनाए गए हैं।
पल्लवा और चालुक्य जो हैं ये आपस में एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे, एक दूसरे की लैंड को कॉन्कर करना चाहते थे, इसलिए जो है ये जल्दी ही वीक भी पड़ गए थे। और उसके बाद जो है राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी है वो इन्होंने इनको ओवरकम कर लिया था, क्योंकि जैसे जैसे ये लड़ते रहते थे इनके रिसोर्सेज जो वो ख़त्म होते रहते थे, इनकी पावर कम होती रहती थी, इस वजह से दूसरे रूलर के लिए इनको हराना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। अब देखिए जो चालुक्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा चालुक्य रूलर के अंदर अगर हम बात करें तो जो पुलकेशिन सेकंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इनकी प्रशस्ति के बारे में बताया कि जो रविकीर्ति हैं पोएट, इनके कोर्ट में हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो रविकीर्ति ने अपनी इनकी जो प्रशस्ति है उनके अंदर लिखा है कि इन्होंने जो है अपनी एक्सपेडिशन की थी, मतलब अपने राज्यों को बढ़ाने की कोशिश की वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ, और इन्होंने हर्षा को भी हराया था, ये हमने देख ही लिया। और इन्होंने पल्लवा किंग के ऊपर भी अटैक किया था, लेकिन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक इनकी विक्ट्री नहीं चली, क्योंकि आपको पता है कि जितनी बार आप लड़ाई करेंगे आपके रिसोर्सेज ख़त्म होते चले जाएंगे और एक टाइम के बाद आप जो है हार जाएंगे। अब देखिए इन किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेन रिवेन्यू सोर्स जो है वो था लैंड से जो रिवेन्यू आती थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, और इसी के थ्रू जो है किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी। बेसिक यूनिट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो विलेजेस थी, जैसे अभी विलेजेस के अंदर पंचायत होती है वो विलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है, तो उस टाइम पर भी जो है विलेजेस के अंदर बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो दी जाती थी वो क्या दी जाती थी, हेरिडेटरी। अभी क्या होता है, अभी तो ये होता है कि अगर आपके पास किसी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, आप उसके लिए जो है मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको वो पोस्ट दी जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर जो है पिता किसी पोस्ट पर है तो उसके बाद उसके सन को जो है फादर के बाद सन को वही पोस्ट दे दी जाती थी। यहाँ पर बात की गई है हरिसेना जो है वहाँ के महादंडा न्यायिका, उनको ऑफिस जो है नियुक्त किया गया था जुडिशियल ऑफिसर के रूप में। ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे जैसे उनके फादर थे, तो इनके फादर की जगह पर जो है हरिसेना को नियुक्त किया गया था महादंडा न्यायिका के स्थान पर। आप देखिए कि महादंडा न्यायिका मतलब एक तरीके से जो पनिशमेंट देने के लिए काम करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं, उसको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक पर्सन जो है काफ़ी सारे ऑफिस भी हेल्ड कर सकता था। जैसे अगर हम हरिसेना का ही एग्जाम्पल लें तो ये महादंडा न्यायिका के साथ साथ इनको कुमारमत्ते की भी उपाधि दी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, जिसमें जो है संधि विग्रहिका जो कि किस तरीके से काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वार एंड पीस, एक तरीके से संधि करने का या विग्रह करने का, वॉर और पीस के लिए जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर है वो भी इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्री है वो भी यही संभालते थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं एक ही पर्सन को काफ़ी सारे ऑफिसेज जो हैं वो दिए जाते थे। और भी काफ़ी सारे जो है लोग जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नगरा श्रेष्ठ नगरा श्रेष्ठी, जिनको बैंकर और मर्चेंट भी कहा जा सकता है। सिटीज़ के जो बैंकर और मर्चेंट हैं उनको नगरा श्रेष्ठी बोला जाता है। सरथवाहा जो कि लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां, मर्चेंट जो होते हैं उनके कारवां का जो लीडर होता है उसको बोलता है। प्रथमा कुलिका जो है चीफ क्राफ्टमैन जो होता है उसको बोला जाता है प्रथमा कुलिका। और जो हेड ऑफ कयास्थाज और स्क्राइब्स, जो स्क्राइब्स क्या होते हैं, एक तरीके से जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं और जिनको मान लिया इंस्क्रिप्शन वगैरह का काम जिनको दिया जाता है इंस्क्राइब करने का, तो वो एक तरीके से स्क्राइब्स जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अब देखिए न्यू काइंड ऑफ आर्मी की अगर हम बात करें तो आर्मी जो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, काफ़ी अच्छे से मेंटेन की हुई थी। इसके अंदर एलिफेंट्स थे, चैरियट रथ वगैरह थे, कैवलरी मतलब जो हॉर्सेस वगैरह होते हैं वो, फुट सोल्जर्स भी थे, और मिलिट्री जो लीडर्स हैं उनको क्या करना होता था, उनको अपनी तरफ से जो है ट्रूप्स को मेंटेन करना होता था कि नहीं नंबर ऑफ ट्रूप्स डिसाइड कर दिए जाते थे कि आपको 1000 जो है वो सोल्जर्स अपने अंडर क्या करने हैं, आपने रिक्रूट करने हैं, और जब भी राजा को ज़रूरत होगी तो उसको क्या करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से मिलिट्री जो लीडर्स हैं वो बना दिए जाते थे। इनको रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी, इनको क्या दिया जाता था, इनको लैंड दे दी जाती थी ग्रांट के रूप में, और इसी लैंड से जो रिवेन्यू आती थी उसी को यूज़ किया जाता था सोल्जर्स जो होते हैं उनको मेंटेन करने में, हॉर्सेस को मेंटेन करने में, और उनके लिए जो वॉर के लिए जितने भी इक्विपमेंट चाहिए, स्वॉर्ड्स वगैरह चाहिए, तलवार वगैरह, भाला वगैरह, धनुष वगैरह, कोई भी चीज़ चाहिए तो इसके द्वारा ही, इस रिवेन्यू के द्वारा ही मेंटेन की जाती थी। और इन पर्सन को क्या बोला जाता था, सामंता, जिनको ये लैंड प्रोवाइड की जाती थी, जो मिलिट्री लीडर होते थे उनको क्या बोला जाता था, सामंत्स बोला जाता था। अब हम बात करते हैं असेंबलीज़ के बारे में। तो सदर्न किंगडम के अंदर जो है काफ़ी सारी असेंबलीज़ होती थी। एक असेंबलीज जो ब्राह्मण की होती थी, जो ब्राह्मण लैंड ओनर थे उनकी असेंबलीज होती थी एक,
इस असेंबली के अंदर क्या होता था कि सब कमेटीज़ के थ्रू काम होता था। ये लुक आफ्टर करती थी किसका, इरिगेशन का, किस तरीके से जो है लैंड की इरिगेशन करनी है, उसके लिए एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या क्या होंगे, रोड्स को बनाना और साथ साथ लोकल टेम्पल्स को बनाना। तो ये इस असेंबली का काम होता था जो असेंबलीज ऑफ ब्राह्मण थी। अब हम बात करते हैं उर के बारे में। देखिए ये एक विलेज असेंबली है उर एक विलेज असेंबली है जो एक तरीके से उन लैंड ओनर्स की असेंबली है जो नॉन ब्राह्मण है, मतलब असेंबली फॉर नॉन ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए हमने देख लिया अलग से थी, अब नॉन ब्राह्मण की बात करें तो ये उर नाम जो है आता है। आगे है नगरम। नगरम एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है जो मर्चेंट के द्वारा बनाई जाती है, मतलब काफ़ी सारे मर्चेंट मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, उसको नगरम बोला जाता है। अब देखिए ये जो असेंबलीज हैं ये कंट्रोल की जाती थी, जो रिच पीपल होते थे और पावरफुल लैंड ओनर होते थे और मर्चेंट्स होते थे। यहाँ पुअर पीपल जो है उनको अपनी बात रखने के लिए इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, किंगडम के अंदर जो आम लोग थे वो कैसे रहते थे, तो देखिए इनके बारे में हमें जो दूसरे भी पोइट हुए हैं, राइटर हुए हैं जिन्होंने काफ़ी पोएम और प्ले वगैरह लिखे हैं, अपने अकाउंट्स लिखे हैं, उनसे हमें पता लगता है। तो देखिए सबसे पहले कालिदासा ने अपना प्ले लिखा है अभिजान शाकुंतलम, उससे जो हमें वहाँ के कोर्ट के बारे में पता लगता है, किंग के कोर्ट के बारे में, उनकी लाइफ को डिपिक्ट किया गया है। इसके साथ साथ देखिए किंग और ब्राह्मण जो उस टाइम पर संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, लेकिन अदर जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, उनको संस्कृत जो है वो पढ़ने की अनुमति भी नहीं थी और वो उस चीज़ को समझते भी नहीं थे, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती थी उनके लिए। इनका एक फेमस प्ले है अभिजान शाकुंतलम जो कि एक लव स्टोरी है किसकी, दुष्यंत जो कि किंग है दुष्यंत और एक यंग वीमेन है शकुंतला, उनकी जो एक लव स्टोरी को इसके अंदर दिखाया गया है। आगे बात करें चाइनीज़ पिलग्रिमेज फाहियान, इन्होंने जो है बताया कि उस टाइम पर अनटचेबल्स जो अछूत माना जाता था जिनको, उनकी कंडीशन किस तरीके से थी, किस तरीके से उनसे बैडली बिहेव किया जाता था, उनको सिटी से बाहर रखा जाता था, उनको जो है देखना और छूना भी काफ़ी अपवित्र माना जाता था। बानभट्ट इन्होंने भी जो है किंग की आर्मी के बारे में काफ़ी जो है उसकी पिक्चर जो है वो दिखाई है। यहाँ पर एक स्टोरी आप देख सकते हैं जो दिखाती है कि उस टाइम पर जो है किस तरीके से लोग थे, वो वहाँ के जो पोस्ट पे जो रिक्रूट किए गए पीपल थे, ऑफिसर थे, वो किस तरीके से करप्ट थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिशरमैन को जो है एक प्रीशियस रिंग मिलती है, तो ये रिंग जो है वो रिंग होती है जो किंग ने शकुंतला को दी होती है, और ये जो है एक्सीडेंटली किसी फिश के द्वारा इसको सेलो कर लिया जाता है, चबा लिया जाता है, निगल लिया जाता है। और जब फिशरमैन को ये फ़िश मिलती है तो वहाँ से जो है उसको ये रिंग मिल जाती है। जब वो ये रिंग जो है राजा को लौटाने के लिए जाता है तो जो गेटमैन होता है उसको थेफ्ट के लिए एक्यूज़ करता है, उसको बोलता है कि तूने चोरी की है। उसके साथ साथ चीफ पुलिस ऑफिसर भी जो है काफ़ी रूडली उससे बिहेव करता है, लेकिन राजा जो है वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसको रिंग मिल जाती है और फिशरमैन को वो रिवॉर्ड देता है। अब इस रिवॉर्ड के अंदर हिस्सा लेने के लिए जो गेटमैन है और जो पुलिस ऑफिसर है वो इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए उसको काफ़ी परेशान करता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लोग जो हैं वहाँ पर कैसे किस तरीके से काफ़ी करप्ट भी थे। अब देखिए किंग की आर्मी के बारे में बताया गया है बानभट्ट ने। तो देखिए बानभट्ट ने अपने अकाउंट के अंदर बताया कि जब किंग जो है ट्रैवल करता था तो वो अपने साथ अनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, काफ़ी सारे इक्विपमेंट अपने साथ लेके चलता था, वेपन्स साथ में लेके चलता था, काफ़ी सारे पोट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स, फूड इंक्लूडिंग एनिमल्स, काफ़ी सारे एनिमल्स साथ में होते थे, गोट्स, डियर, रैबिट्स और वेजिटेबल्स होती थी, स्पाइसेस, इनको कार्ट्स के ऊपर जो छकड़े वगैरह होते थे, बैलगाड़ियाँ वगैरह, उनके ऊपर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। पैक ऑफ एनिमल्स, कैमल्स एंड एलिफेंट्स, काफ़ी सारे ये एनिमल्स जो है वो भी साथ चलते थे। काफ़ी ह्यूज आर्मी जो है वो अपने साथ लेके चलता था। काफ़ी सारे म्यूजिशियन होते थे जो कि ड्रम्स को बजाते हुए, प्लेइंग हॉर्न्स एंड थ्रम्स जो है करते हुए वो चलते थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो विलेजर्स हैं वो क्या करते थे, इनको अपनी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते थे, यानी उनका सम्मान करते थे, उनको क्या करते थे, गिफ्ट्स वगैरह देते थे, कार्ड्स, गुड, फ्लावर्स वगैरह, एनिमल्स के लिए फोडर वगैरह देते थे। लोग जो है राजा से मिलने का प्रयास भी करते थे, लेकिन वो उनकी कंप्लेंट्स और पेटिशन जो है वो अपने सामने रखते थे, उनके सामने रखते थे कि उनकी क्या कंप्लेंट्स हैं। और इस तरीके से जब इतनी ह्यूज आर्मी चलेगी तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो अपने पीछे छोड़कर जाएगी। तो जितनी भी हट्स जो हैं वो रास्ते में आती थी, विलेजर्स की जो हाउसेस वगैरह होते थे वो एलिफेंट के द्वारा क्या कर दिए जाते थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे। ऑक्शन जो भी एनिमल्स होते थे वो इधर उधर घूमते थे, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिवेस्टेशन मच जाता था, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती थी। तो बाणभट्ट कहते हैं कि जब पूरी की पूरी जब किंग की जो आर्मी है वो चलती थी तो उससे जो है क्या हो जाता था, उससे जो डस्ट उड़ती थी उससे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है उस डस्ट के अंदर समा गया हो, यानी एक तरीके से उस डस्ट के अंदर जाकर अदृश्य हो जाता था।
अब देखिए एक अलग से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अरेबिया रीजन का दिया हुआ है कि अरेबिया रीजन के अंदर क्या होता था। तो देखिए अरेबिया जो है एक तरीके का डेजर्ट रीजन है और ये जो है कम्युनिकेशन का इसको हब माना जाता है। डेजर्ट रीजन रहा है लेकिन कम्युनिकेशन का हब माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो अरब मर्चेंट हैं और जो सेलर हैं ये एक तरीके से यूरोप और इंडिया के बीच में व्यापार ट्रेड करने का काम करते थे। यूरोप और इंडिया के बीच में कनेक्ट करने का काम करते थे, उनके बीच में ट्रेडिंग का काम करते थे। यहाँ पर जो है बुदईन नाम की जो एक पेस्टोरल ट्राइब रहती थी जो कि अपने एनिमल्स के ऊपर जो है अपना लाइवलीहुड करती थी, लाइवलीहुड कमाती थी या अपने आप को सर्वाइव रखती थी डेजर्ट के अंदर। तो ये जो है अपने एनिमल्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और इस तरीके से जो अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये बुदाइन कम्युनिटी है जो अरेबिया रीजन के अंदर मिलती है। तो देखिए अरेबिया के अंदर ही जो है इसी टाइम पर एक नया रिलीजन जिसको नाम बोलते हैं इस्लाम, जो कि प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया अराउंड 1400 ईयर एगो। तो आप देख सकते हैं कि जैसे क्रिश्चियनिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, इसी तरीके से अरेबिया रीजन के अंदर जो है प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा नया रिलीजन जो इस्लाम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर भी सेम आइडिया लेड किए गए हैं, इक्वालिटी और यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह, यानी जैसे भगवान के सामने जो है सभी इक्वल हैं और सबकी यूनिटी में जो अल्लाह विश्वास रखते हैं। तो इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी के अंदर भी गॉड ये बताते हैं कि उनकी दृष्टि में सब इक्वल है और अल्लाह किसको बोला गया, एक जो सुप्रीम गॉड है उसको बोला गया है। तो इस तरीके से इनकी टीचिंग जो वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। कुरान के अंदर जो है एक जो इनकी इस्लाम की जो एक पवित्र बुक है उसके अंदर बताया गया है कि हर एक जो मुस्लिम मैन व वुमेन जो बिलीव करता है, यकीन करता है, इसके साथ साथ जो ट्रूथ का साथ देता है, जिसके अंदर धैर्य है, जो दूसरों के लिए हम्बल है, जो दूसरे के लिए दया की भावना रखता है, जो चैरिटी करता है, इसके साथ साथ जो फास्ट रखता है और अपनी चेस्टिटी को गार्ड करता है, पवित्रता को गार्ड करता है, रक्षा करता है, अंगेज रहता है, अल्लाह को याद करने में हमेशा लगा रहता है, अल्लाह जो है उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं। तो इस तरीके से देखिए कि इंसान को अच्छा कार्य करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए कि उसके बाद इस्लाम जो है दूसरे एरिया के अंदर भी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, स्पेन के अंदर, ईरान के अंदर और इंडिया के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अरब मर्चेंट होते हैं, अरब जो सेलर होते हैं, ट्रेडिंग करने के साथ साथ जो है ये धर्म को भी, ये जो रिलीजन है उसकी टीचिंग्स को भी एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाते हैं। जैसे ही अरब जो सोल्जर होते हैं वो सिंध को कॉन्कर करते हैं, सिंध जो कि पाकिस्तान के अंदर है, जब उसके ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं, सिंध के ऊपर अपना अधिकार करते हैं अबाउट 1300 ईयर है वो, तो वहाँ पर भी जो है इस्लाम को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर एक नया रिलीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम इस्लाम है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी धर्मों के अंदर एक जैसी ही जो अच्छाई वाली बातें यहाँ पर की गई हैं। So this is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.